यहाँ पे ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जेई नीट और बोर्ड्स के एस्पिरेंट के लिए है। अगर आप इस कैटेगरी से तो ये वीडियो आपके लिए है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना 3 पार्ट होता है। पहला खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और तीसरा डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं मेंस के अंदर। देखिए शुरू करते हैं। एक्सेलरेटिंग चार्ज जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। जो चार्ज रुका हुआ रहता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रुका हुआ है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सभी डायरेक्शन में, और वो सिमेट्रिकल होगा। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है ना, टाइम के साथ उसका स्पीड चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होता है ना। एंड दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वल टू एक्सेलरेटिंग चार्ज। जो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वही सेम फ्रीक्वेंसी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ध्यान में रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है मेंस एडवांस के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम से देख ही सकते हो, एक्स डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, तो जेड में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स होगा, है ना। मान लीजिए ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो अपना जो वेव है ना वो इस प्रकार से प्रोपोगेट करेगा। फिर से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो वेव का प्रोपोगेशन ऐसे होगा, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये अपने वेव्स एंड साउंड में भी पढ़ा होगा। लाइक ई इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब हुआ ये कांस्टेंट होता है, सेम लाइक दैट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। और वेव अलोंग एक्स एक्सिस, वेव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा पॉजिटिव। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव है तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, अगर यहाँ पे ये प्लस रहता तो वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज ई नॉट के जेड माइनस ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इज बी नॉट के जेड माइनस ओमेगा टी। तो इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे आप देख सकते हो के, यहाँ पे एक के आया ना, तो के बराबर होता है 2 पाई अपन लेमडा। ये वेव्स एंड साउंड के एग्जैक्टली मतलब कॉमन ही है, और EMW में क्वेश्चन आसानी से आता है। और ये भी है ना, भी जो स्पीड होता है वेव का उसको निकाल सकते हो ओमेगा अपन के। ये ओमेगा हो गया और ये के हो गया, इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो आपको स्पीड ऑफ वेव निकल जाएगा। वो एक्स डायरेक्शन में होता है, जैसा यहाँ पे ग्राफ में हम दिखाए थे। और उसी प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी बराबर 1/√2 के अंदर म्यू इंटू एप्सिलॉन। और यहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट अगर निकालना हो तो 1/√2 अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है क्या, 10⁻⁷। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12। अगर ये दोनों यहाँ पे डालोगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ये मोमेंटम का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी एडवांस में इसके बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। लाइक टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है और ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो आपको मोमेंटम आ जाएगा। एंड देन उसके बाद एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम। आप इसको नोट कर लें, क्योंकि नोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बाद में रिवीजन करने में मदद मिलेगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है EMW का। और पढ़ेंगे और जो भी गिवन है उसको लिखेंगे, देन उसके बाद प्रोसीड करते हैं। लाइट विड्रेन एनर्जी फ्लक्स 18, है ना। एनर्जी फ्लक्स को अपन ऐसे नोट करते हैं जो कि 18 है, और ये वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। फॉल्स ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। मान लीजिए कोई नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, तो यहाँ पे इस प्रकार से वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। इफ सरफेस एज एरिया, सरफेस का एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड मोमेंटम। तो अपने को मोमेंटम बताना है। मोमेंटम बराबर क्या होता है, टोटल एनर्जी अपॉन सी, ये होता है ना। अब आइए यहाँ पे क्या है, एनर्जी फ्लक्स है। एनर्जी फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एस बराबर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी मतलब क्या है, यू पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अपन यहाँ से यू निकाल लेते हैं। यू बराबर क्या होगा, एस इंटू एरिया इंटू टाइम। और एस का वैल्यू कितना है, 18 है, सेंटीमीटर में है ना, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इंटू एरिया कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, और टाइम लिख लेते हैं। अब 30 मिनट है तो इसको सेकेंड में बदल देते, 30 इंटू 60, ठीक है। ये तीनों अपना आ गया। और जब आप फाइनल इसका कैलकुलेशन कर लोगे तो इसका आंसर आता है 6.48 इंटू 10⁵. ये अपना क्या आ गया, टोटल एनर्जी आ गया। अब यहाँ से मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम बराबर क्या होगा,
टोटल एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो टोटल एनर्जी कितना 6.48 इंटू 10⁵ अपॉन ये सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 छक्का 18 गुना 10⁻³ 2.16 इंटू 10⁻³ ये अपना मोमेंटम आ गया। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, सॉरी एम होता है ना, मोमेंटम P बराबर एम भी होता है ना, तो यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड है ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जे एडवांस में क्वेश्चन भी आ सकता है और एक्चुअली नया नया चैप्टर ऐड हुआ है तो आसान क्वेश्चन ही आएंगे मेंस के लेवल के ही। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 25 मेगाहर्ट्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है 6.3। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वो जे डायरेक्शन में है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अपने को बताना है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और ये भी बता दिया गया है वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लग गया, क्योंकि सारे परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और वेव इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? ऑफकोर्स ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो वही बताना है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? B बराबर E/C। ये शायद हम आपको बताना भूल गए थे, अभी आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो अपन रेशियो ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 6.3 अपॉन 3 इंटू 10⁸ कर लो, तो यही अपना आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये मेंस वगैरह में आ सकता है, लेकिन हम इस फॉर्मूला को ध्यान में रखने के लिए आपको एक क्वेश्चन बताएं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे B बराबर B0 साइन kx प्लस ओमेगा टी। यहाँ पे प्लस है ना, इसका मतलब वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता। अपने को बताना है लेमडा, फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन एक्सप्रेशन, ठीक है। जो जो गिवन है हम लिख लेते हैं पहले। जैसे B0 का वैल्यू गिवन है कितना है? 2 गुना 10⁻⁷, और k का वैल्यू कितना है? 0.5 इंटू 10⁻³ एंड ओमेगा का वैल्यू कितना है? 1.5 इंटू 10⁻11। अब पूछ कर रहा है लेमडा, तो लेमडा कैसे बताएंगे? लेमडा बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2π/λ, k का वैल्यू होता है ना। k बराबर क्या होता है? 2π/λ। तो k का वैल्यू यहाँ पे अपने को गिवन है और 2π का वैल्यू पता है, तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा आसानी से ना। लेमडा बराबर हो जाएगा 2π/k। तो 2π/k करने से 2π/k कितना है? k का वैल्यू हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पे 4π इंटू 10⁻³ ये अपना आंसर हो गया। किसका वैल्यू? तो लेमडा का वैल्यू हो गया, है ना। और ये मीटर में आएगा, ऐसा यूनिट है। उसके बाद बताना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए फ्रीक्वेंसी भी बता लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 2π/ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 1.5 इंटू 10⁻11 यहाँ पे निकाल चुके हैं ना। तो 2π/1.5 इंटू 10⁻11 ठीक है। तो यहाँ से आ गया कितना? 5 × 20, 5 × 15 गुना 10⁻11 बराबर 1.3 इंटू 10⁻11। और ये फ्रीक्वेंसी है तो ये हर्ट्ज में आ जाएगा, Hz इसका ऐसा यूनिट है। देन अपने को बताना इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है? E बराबर E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को E0 बताना है, k बताना है, ओमेगा बताना है। k अपने को पता है, ओमेगा भी पता है, तो E0 बता देंगे तो अपना एक्सप्रेशन फाइनल आ जाएगा। और E0 का वैल्यू जो होता है वो होता है B0 इंटू सी। सी इज स्पीड ऑफ लाइट इंटू इन वैक्यूम। तो B0 का वैल्यू कितना है? 2 गुना 10⁻⁷, 2 गुना 10⁻⁷। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो E0 का वैल्यू अपना फाइनल आते हुए 3 दूनी 6 गुना 10, ये 10 आ जाएगा। 3 दूनी 6 गुना 10⁻1 आ जाएगा, सॉरी +1, तो ये 60 आ गया, ठीक है। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फाइनल इक्वेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आई थिंक वेव जा रहा है इधर और ये वाई में जा रहा है, तो जेड में हो जाएगा क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 60 साइन kz माइनस ओमेगा टी इन k कैप। और k और ओमेगा का वैल्यू आप यहाँ से इसको पुट कर सकते हो। आप इस सब को नोट कर लें। पहुँच गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विबग्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे ऐसे, तो उसकी जो लेमडा होगी ना, लेमडा वो डिक्रीज़ करेगी, यानी वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी। अगेन अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ये बहुत पावरफुल होता है भाई, भेद कर देता है। एक्सरे के बारे में जानते हो ना, बार बार एक्सपोजर लेने से आपका स्किन भी डैमेज हो सकता है ना। अब हम इन सारे जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
उसको डिटेल में जानते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनने का चांस वहाँ से ज़्यादा है, वहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो पहला अपने पास है रेडियो वेव, यहाँ से अपन शुरू करते हैं इस रेडियो वेव से, ठीक है। तो ये जो रेडियो वेव है ये प्रोड्यूस किए जाते हैं एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज। जब कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उसकी वजह से रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। और इसका AM बैंड होता है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड होता है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 530 to 710 किलोहर्ट्ज होता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा इसको, और एक दो बार लिख लोगे तो आपकी मेमोरी में ही आ जाएगा। देन होता है टीवी वेव रेंज। ये जो टीवी वेव रेंज होता है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 यानी 890 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और रेडियो वेव रेंज ये जो है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज में होता है। पहले ज़माने में आप रेडियो सुनते होंगे, कहता था ना, अभी आप 95 मेगा FM देख रहे हैं, अभी 105 देख रहे हैं, 90 देख रहे हैं, 88 देख रहे हैं ना। माइक्रोवेव को, ठीक है, माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है जो एयरक्राफ्ट हवाई जहाज उड़ते हैं आसमान में, उसमें जो नेविगेशन किया जाता है कि हमें किधर जाना है, दाएं बाएं आगे पीछे। जैसे पुराने समय में समुद्र में भी नेविगेशन में बहुत परेशानी आती थी, तो कंपास का खोज किया गया। उसी प्रकार से मॉडर्न टाइम का ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये रडार में इस्तेमाल किया जाता है नेविगेशन के लिए। प्रोड्यूस इन केलेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब होता है। इसके अंदर जाके इस माइक्रोवेव को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है हमारी सुविधा के लिए, ठीक है। फिर माइक्रोवेव ओवन एक प्रकार का डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कुकिंग के लिए किया जाता है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव का, वो जो पानी उसमें डाल के बॉयल करते हैं, खाना पकाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, जिसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। और उसकी वजह से वो बॉयल करने लगता है, हीटअप होने लगता है, जिससे हमारा खाना बहुत कम टाइम में पक जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट कर लोगे एक बार तो आपके दिमाग में रह जाएगा। इंफ्रारेड हीट वेव्स, इसकी प्रोडक्शन होती है हॉट बॉडी के द्वारा और यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगेन इंफ्रारेड डिटेक्टर यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट, जो अर्थ का सैटेलाइट होता है ऊपर दौड़ रहा होता है ना, उसमें भी इंफ्रारेड डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अलग अलग चीज़ों को डिटेक्ट करता है, सेंस करके हमारे पास इन्फॉर्मेशन नीचे नासा इसरो वगैरह में भेजता है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। देन विजिबल रेंज विबग्योर डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, एक मात्र ऐसा रेंज है, एक मात्र ऐसा कलर है जो कि हमारे आँख के द्वारा ही डिटेक्ट कर लिया जाता है, विबग्योर, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो 4 से लेकर 7 10⁻14 हर्ट्ज में होता है, और लेमडा 700 से 400 नैनोमीटर के बीच में होता है। यूवी रेज प्रोड्यूस बाय वेरी 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 हॉट बॉडीज लाइक सन, सूर्य के द्वारा हमारे धरती पे क्या भेजा जाता है, यूवी रेज, है ना। मोर एक्सपोजर प्रोड्यूस मोर मेलानिन, जिसकी वजह से स्किन का टैनिन हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा आपके स्किन पे यूवी का एक्सपोजर हो रहा है तो आपका स्किन सिकुड़ जाएगा और वो वहाँ पे पेन होने लगेगा, है ना। इसका एक्सपोजर बहुत खतरनाक होता है, जो कि ओजोन लेयर ऊपर में है, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि उसको फिल्टर करके हमारे धरती पे भेजती है, जिससे कि हमारा बचाव हो पाता है, हम स्वस्थ रह पाते हैं। देन ये जो ऑर्डिनरी ग्लास है ना, ये भी यूवी रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आप अगर घर के अंदर हो, यूवी रेज आ रही है तो ग्लास बंद कर लोगे तो यूवी रेज आपके घर के अंदर नहीं प्रवेश करेगा, आपको कोई हानि नहीं पहुँचेगा। लेकिन CFCN फ्रियॉन्स, जो कि पोल्यूशन की वजह से जनरेट होता है इस धरती के ऊपर चला जाता है ना, गैस के फॉर्मेट में, जो कि ओजोन को में होल कर देता है ना, उसको मतलब एक्सपोज कर देता है, राइट। जिसकी वजह से यूवी रेज वहाँ पे छन नहीं पाता है, बहुत आ जाती है, एक ग्लोबल समस्या बन चुका है, इस पर काम चल रहा है। आप इसको नोट कर लें, इसका सारा नोट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एग्जैक्टली हैंड रिटन नोट्स। आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना। चैप्टर लगभग एंड होने वाला है, 2 बच्चे में एक्स रेज एंड गामा रेज, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट, देन एंड ऑफ दिस सिलेबस दिस चैप्टर। देखो एक्स रेज क्या होता है, प्रोड्यूस बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी फोटोन ऑन हाई एटॉमिक मास एलिमेंट्स और मेटल्स, यानी कि जो हाई एटॉमिक मास के एलिमेंट या मेटल्स होते हैं उस पर अगर इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से मारोगे तो वहाँ से एक्सरे निकलेगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है डायग्नोस्टिक टूल में, लाइक आपके कहीं फ्रैक्चर हो गए हैं तो उसको देखने के लिए, बट ये हार्मफुल होता है टिश्यू के लिए, अगर ज़्यादा एक्सपोजर लेते हो इसका तो ये हार्मफुल हो सकता है। देन गामा रेज, इट इज हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर रिएक्शन और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में ये गामा रेज प्रोड्यूस होता है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत खतरनाक होता है, इसका एक्सपोजर मतलब भाई दीवार को फाड़ के चला जाएगा, ठीक है ना। और एटॉमिक बम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोरेंज फोर्स QV क्रॉस B प्लस QE, ये हो गया मैग्नेटिक वाला पार्ट और ये हो गया इलेक्ट्रिक वाला पार्ट, यानी दोनों की वजह से जो फोर्स लगता है, इधर इलेक्ट्रिक इधर मैग्नेटिक, दोनों की वजह से जो फोर्स लगता है ना, उसको कहते हैं लोरेंज फोर्स। देखो यार बहुत मेहनत लगता है यहाँ पे लिखने में, इतनी देर बोलने में यार,
आप लोग इसका समर्थन जरूर करना। और यहाँ पे लास्ट पार्ट है, यहाँ इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड हो जाएगा। आपको किसी प्रकार का समस्या है आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हो। आपको इसका हैंड रिटन नोट्स इंस्टाग्राम टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर ले। अभी करंट जनरेटेड इन वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया, उसकी वजह से जो करंट जनरेट होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसका फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, है ना। उसके बाद आते हैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी में, तो ई डॉट डी ए का जो क्लोज इंटीग्रल होता है वो होता है क्यू इनवर्स बाय एप्सिलॉन नॉट। देन इसका जो मैग्नेट वाला पार्ट होता है वो जीरो हो जाता है, बी डॉट डी ए। एंड ई डॉट डी एल जो फैराडे लॉ कहते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी, ये माइंड में आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद एम्पियर मैक्सवेल रिलेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से आपको एडवांस के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल रिलेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये सारा एंड होता है। आपको इतना अगर देख रहे हो, शायद बहुत कम बच्चे इतना देख पाएंगे मुझे पता है, अगर आप देख रहे हो तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आप इसको लिख लेना, नोट कर लेना, बार बार रिवाइज करना, डेफिनेटली एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आओ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि ये सिलेबस में ऐड भी हुआ है कि नहीं। सबको लगता है मेंस में ही, एडवांस में नहीं है, बट इसी बार न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है और आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। 4 नंबर लेके आओगे, समझते हो ना, कट ऑफ भी निकल जाता है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो ये 2 क्वेश्चन बनाने से ही कट ऑफ निकल जाता है फिजिक्स के अंदर, है ना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा चैप्टर वीक है, किस पे मुझे काम करना चाहिए, हम उसी के ऊपर काम करेंगे।